NRSP का मिशन है कि हर एक व्यक्ति 7 स्टार जीवन जिए। जब हम 7 स्टार शब्द सुनते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है कि हाई प्रोफाइल वाला जीवन नहीं। क्या पैकेज डील है 7 स्टार के साथ? ध्यान से सुनिए कि ऐसा जीवन जो सहज हो, सरल हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, संपन्न व सार्थक हो। सहज, सरल, सुंदर, स्वस्थ, सफल, संपन्न और सार्थक, ऐसा जीवन जिनमें इन शब्दों का हम अपने जीवन में इन शब्दों को जोड़ सकें। सहज, सरल, सुंदर, स्वस्थ, सफल, संपन्न और सार्थक। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है कि आप तन से स्वस्थ भी हो, सुंदर भी हो, फिट और फाइन भी हो और ऊर्जा से भरपूर भी हो। मन आनंद और उत्साह से भरा हो। फिलहाल इस मन को हम साइलेंट मोड पर रखते हैं और धन ईमानदारी से GST भरने के बाद भी हर व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में हो। कितने कमाल की बात है ना कि हमने कहा तन स्वस्थ, किसी ने ताली नहीं बजाई, जो कि हकीकत में प्राथमिकता है। हमने कहा मन स्वस्थ, आनंद से और उत्साह से भरा, एकदम साइलेंट मोड पे थे सारे। और जो ही धन की चर्चा आई, आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो। घर भरा हो सुख, शांति, समृद्धि से और जीवन भरा हो उन्नति, प्रगति, सफलता से। यानी कि हर एक व्यक्ति एक बरकत, बढ़ोतरी, प्रचुरता भरा जीवन जिए, ऐसी NRSP की कामना भी, चाहना भी और यही नारायण से प्रार्थना भी। तन और मन जब जुड़ता है इसे हेल्थ कहते हैं, राइट है ना। और इसके अतिरिक्त जो भी चीजें हमारे जीवन में है उसे हम वेल्थ के नाम से जानते हैं। आपको ऐसा है कि रोटरी क्लब उच्च शिक्षित लोग अधिक मेंबर हैं ऐसे जाना जाता है ना। तो मुझे बारंबार आपकी सहमति की जरूरत होगी कि हम सही जा रहे हैं ना। वो आप ही जताएंगे, बताएंगे, है ना। चाहे गर्दन हिला दीजिए, गर्दन हिलाने के भी फायदे हैं। नलिनी जी ने कहा है ये गर्दन का दर्द भी जाएगा और जो अधिक गर्दन हिलाएगा ऐसी चेन पहनाई जाएगी। कहाँ गई? तन और मन जुड़ता है तो इसे हेल्थ कहते हैं और इसके अतिरिक्त जो भी चीजें हमारे जीवन में हैं उसे हम वेल्थ कहते हैं। ये दोनों हेल्थ और वेल्थ सगी बहनें हैं, आपस में गहरा प्रेम है। अब देखिए यदि एक भी अस्वस्थ होती है तो खींचतान के दूसरे को भी अस्वस्थ कर देती है।
मेरे भाई लोग बोलिए। और यदि एक स्वस्थ है तो दूसरे को भी ठीक करके मानती है। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि हेल्थ और वेल्थ उसकी सही रहे, और बहुत हम एफर्ट भी डालते हैं इसे सही करने के लिए, सही रखने के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए, है ना? आप सबकी कामना ऐसा जीवन जीने की। कई बार ढेर सारे एफर्ट के बाद भी यदि ये चीजें हासिल नहीं हो पाती तो सहज ही हमारे भीतर ये भाव आता है कि भाग्य में होगा तभी तो मिलेगा, या उसकी कृपा होगी तभी तो मिलेगा। पर नारायण शास्त्र कहता है कि चीजें आपके भाग्य में भी हैं और कृपा निरंतर उसकी आपके ऊपर बरस रही है। पर हमारी अवस्था कैसी है? जैसे हमारे हाथ में एक लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल दे दिया गया हो, जो भरपूर सुविधाओं से युक्त हो, पर जब तक हम उसे ऑपरेट करना नहीं सीखते उसका लाभ ले सकते हैं क्या? तो आज आपको कैसे ऑपरेट करना है ताकि ये जीवन आसानी से, सरलता से आपको हासिल हो सके। हमने इस मन को साइलेंट मोड पर रखा था। अभी करते हैं इसकी चर्चा। यदि मन शब्द का इस्तेमाल बारंबार करते हैं तो शायद हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन या असुविधा हो, तो हमारी सुविधा के लिए हम इसका नाम रखते हैं मूड। दिन में कई बार इस शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, मेरा मूड ठीक नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, मूड डिस्टर्ब है। बहुत कम बोलने में आता कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। ये शब्द कई बार सुन भी लेते हैं और उच्चारण भी कर देते हैं, और बहुत आसानी से और बहुत सरलता के साथ। सहमत है ना आप लोग? पर हमें ये नहीं पता कि हमारा मूड संतुलित करता है हमारी सेहत को, हमारी समृद्धि को, हमारे वास्तु को, हमारे नक्षत्रों को। इन सब की डोर आपके मूड के हाथ में है। मूड अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा। मूड अपसेट, ये अपसेट, ये अपसेट। बताएंगे साइंटिफिकली, आपको बताएंगे, है ना? अभी आपको तैयार रहना है प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। हम में से अधिकांश लोग अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, घंटे भर वॉक या एक्सरसाइज एक्सेट्रा, है ना? अब आपको उत्तर देना है कि जब आपका मूड डिस्टर्ब होता है तो समझो आप नियमित 1 घंटा वॉक करते हैं, तो आप जब डिस्टर्ब मूड में हैं तभी भी 1 घंटा वॉक होती है क्या? ईमानदारी से बोलिएगा। एक्सरसाइज नहीं हो पाती है ना? हमारी प्राथमिकता क्या है? तन स्वस्थ हो। मूड अपसेट है, एक्सरसाइज और वॉक छूटती है आपकी, तन अस्वस्थ। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार एक्सरसाइज छूटी, लंबे समय तक छूट जाती है। आज करेंगे, कल से करेंगे, आज करेंगे, राइट? तो क्या हुआ? तन अस्वस्थ हो गया। मूड का असर आपके सेहत पर। सहमत तो आपको बोलना पड़ेगा। मन तो वैसे ही डिस्टर्ब है क्योंकि मूड अपसेट है।
है ना। तन और मन अस्वस्थ है, उसका असर हमारे धन पर, क्योंकि कुछ भी करने का मन नहीं होता, आपका शरीर में फुर्ती ही नहीं होती, तो धन पर असर है ना। आपसी संबंधों पर असर, घर में 4 व्यक्ति हैं, 6 हैं, 8 हैं, यदि एक व्यक्ति का मूड भी अपसेट है तो सबको अपसेट कर देता है वो, है ना। और कुछ ऐसा मुंह से बोल देता है कि सामने वाला भी डिस्टर्ब, बाद में 4 बार माफी मांगते, मेरा मूड ठीक नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया। पर संबंधों पर असर होता है कि नहीं होता। घर में हम चाहते हैं सुख शांति समृद्धि, शांति गायब है, मूड अपसेट है तो, सुख भी गायब है तो समृद्धि कहां से आएगी। और चाहते हैं जीवन में उन्नति प्रगति सफलता, तो इसे पाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा ना। पर मूड अपसेट में हम कुछ कर नहीं पाते। ये कैसे हासिल करेंगे, ये कैसे हासिल करेंगे। समझा कि किन किन चीजों को आपका मूड अपने हाथ में रखे हुए हैं, आपकी सेहत को, आपकी समृद्धि को, आपके वास्तु को, आपके नक्षत्रों को। विस्तार से धीरे धीरे इन बातों पर और चर्चा होगी, पर अब चर्चा उन लोगों की जिन्हें ये बात समझ में आ गई कि यदि मूड अपसेट है तो ये चीजें हमारी अपसेट हो जाएगी। तो उन्होंने हर दम अपने मूड को सही रखने के लिए क्या उपाय किए, उन्हीं के माध्यम से आपको भी संदेश, ताकि आपको भी मदद मिले कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम सबका फोकस किस ओर है? 7 स्टार। शुरुआत करते हैं मिस्टर केशव से कि उन्होंने ऐसा क्या किया अपना मूड हमेशा सही रखने के लिए। मिस्टर केशव लिखते हैं कि जब नासा ने अपने यात्री अंतरिक्ष में भेजे तब उसे एहसास हुआ कि वहां पर 0 ग्रेविटी में पेन काम नहीं करता। ऐसा पेन बनाने में जो 0 ग्रेविटी में काम कर सके लगभग 8 से 10 साल का समय लगा और एक बहुत बड़ी रकम खर्च हुई। और वहीं उसके प्रतिद्वंदी रशिया ने क्या किया? पेंसिल का उपयोग। सीधा सरल उपाय। मिस्टर केशव लिखते हैं कि मैं भी अपनी समस्या के समाधान के लिए ऐसे ही सीधे सरल उपाय की खोज में था। मेरी समस्या ये थी कि मेरे और मेरी पत्नी राधिका के बीच दिनों दिन गलतफहमियां बढ़ती जा रही थी और बढ़ती जा रही थी दूरियां। मैं इससे बाहर निकलना चाहता था पर समझ नहीं पा रहा था कि राधिका से क्या बात करूं और कैसे बात करूं। लिखते आगे केशव कि ऐसा भी नहीं था कि हमारे बीच रोज लड़ाई झगड़े होते थे या चीखना चिल्लाना होता था या हम अपनी बात किसी तीसरे से जाकर शेयर करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन यह निश्चित था कि हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं और हम एक दूसरे की अच्छाइयों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आगे लिखते हैं केशव कि पहले हमारे घर में हमेशा उत्साह का सा वातावरण रहा करता था। अब उस उत्साह की जगह तनाव ने ले ली। अब सारा दिन घर में तनाव सा रहता। हम अपनी बात भी एक दूसरे तक बच्चों के माध्यम से पहुंचाते बजाय आमने सामने एक दूसरे से बात करने के। और हम समझ रहे थे कि समस्या इतनी गंभीर नहीं है, पर जिस तरह से हम हैंडल कर रहे थे वो चीज सही नहीं थी। और मैं देख रहा था दिनों दिन इस तनाव का असर मेरे काम पर पड़ रहा था। मैं ऑफिस जाकर अपना काम कर नहीं पा रहा था। मैं ये भी देख रहा था कि राधिका जो हमेशा उत्साह से भरी रहती थी, ऊर्जा से भरी रहती थी, आजकल सिर्फ खाना बनाती और बिस्तर पर पड़ी रहती, कोई योगासन नहीं, वॉक नहीं, कुछ नहीं।
और सबसे अधिक चिंता मुझे बच्चों की थी कि अगले महीने से उनकी फाइनल एग्ज़ाम थी और घर के तनाव का असर बच्चों पर पड़ रहा था। वे पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने ये अवस्था देखी, मैंने सोचा मुझे कोई ना कोई कदम तो उठाना ही होगा। मैंने ये विचार किया कि एक दिन ऑफिस से छुट्टी लूँगा और जब बच्चे चले जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे, तब शांति से राधिका से बात करूँगा। मैंने अपनी सोच के अनुसार एक दिन की ऑफिस से छुट्टी ली और इंतज़ार करने लगा बच्चों के स्कूल जाने का। बच्चे स्कूल गए, मैंने देखा राधिका ने दरवाज़ा बंद किया और सीधे रसोई घर में चली गई। 10 मिनट बाद जब रसोई से बाहर निकली, हाथ में ट्रे थी और 2 कप चाय थे। कमरे में आई, मेरे सामने पलंग पर बैठी, एक कप मुझे थमाया, एक खुद लेकर बैठ गई। लिखते हैं केशव कि घर में अजीब सी शांति थी, सन्नाटा था और ये सन्नाटा मुझे अखर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि राधिका से क्या बात करूं, कैसे बात करूं। चाय पीते पीते मैं सोच ही रहा था कि राधिका ने ही मेरा काम आसान कर दिया। उसी ने कहना शुरू किया कि केशव, हमारे बीच ये शीत युद्ध क्यों ये गलतफहमियां, क्यों ये दूरियां? केशव, मैं और दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। केशव, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कहते कहते रो पड़ी। उसे रोते देख मैं भी भीतर से पिघल गया। जितनी भी शिकायतें मेरे मन में उसके प्रति थी, सारी की सारी गायब हो गई। बल्कि इन दिनों तो मैं उसकी हर एक गलती लिखा करता था, लिस्ट बनाया करता उसकी गलतियों की, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे मेरी गलती बताए तो मैं कुछ कह नहीं सकूं। मैं इस तैयारी में था कि यदि वो मेरी एक गलती बताती है तो एवज में मैं उसकी 4 गलतियां बता सकूं। और इन दिनों तो मैं उसके साथ तीखी तानों भरी वाणी में बात किया करता था। मुझे अब भीतर से गिल्ट महसूस हो रहा था अपने व्यवहार पर। इतने में ही राधिका फिर बोल पड़ी, केशव, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। और जोरों से रोना शुरू कर दिया, आंखें ढककर। लिखते हैं केशव कि मैंने सोचा कि ऐसे में बातों से चुप कराना तो उचित नहीं होगा। सो मैंने धीरे से आलिंगन किया। मैंने तो धीरे से किया, पर वो मुझसे इस तरह चिपक पड़ी जैसे हम बरसों के बिछड़े हुए हों। बहुत देर तक रोती रही, वो भी और मैं भी। थोड़ा समय बीता, हम शांत हुए। हमने उससे कहा, केशव ने कहा कि लिखते केशव कि मैंने राधिका से कहा कि राधिका, जो हमारे बीच 10-15 दिनों में जो झगड़े होते हैं बारंबार, इसका असर मेरे काम पर, तुम्हारी हेल्थ पर, बच्चों की एजुकेशन पर पड़ता है। सारा 7 स्टार लाइफ अपसेट होता है। हमें ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि बारंबार जो हमारे बीच बहस होती है वो ना हो। लिखते हैं केशव कि राधिका भी मेरी बात से सहमत थी। हमने सोचना शुरू किया कि हम ऐसा क्या उपाय करें कि जो बारंबार हमारे बीच झगड़े होते हैं, चीखना चिल्लाना होता है, वो बंद हो जाए। सबसे पहले जब हमने सोचना शुरू किया तो सबसे पहले तो इस बात पर विचार किया। हम दोनों इस बात पर सहमत हुए कि ये तो निश्चित है कि हमारे बीच मतभेद तो होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा। अब इससे बाहर कैसे निकला जाए? बहुत सोच विचार के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इन मतभेदों को दूर करने का पहला उपाय ये है कि आज तक जो भी घटना घटी जिससे मैं हर्ट हुआ हूँ या राधिका हर्ट हुई है, उस बाबत चर्चा आज के बाद नहीं होगी। आज के पहले जो भी घटनाएं घटी जिससे मैं हर्ट हुआ या राधिका हर्ट हुई है, उन बातों की चर्चा आज के बाद नहीं होगी। क्योंकि होता ऐसा था कि जब कोई घटना घटती, मैं हर्ट होता या राधिका हर्ट होती, हम उस वक्त तो शांत रह जाते, कुछ नहीं कहते थे, जताते बताते नहीं थे। दोबारा कोई घटना घटी, अगेन मैं हर्ट हुआ या वो हर्ट हुई, हम शांत रहते। पर जब यहाँ तक भर जाते, फिर कोई छोटी सी घटना घटती, सारा उबाल बाहर निकलता
और कई गलतफहमियां, दूरियां पैदा होती है। हमने डिसाइड किया कि आज के बाद, आज के पहले जो भी घटना घटी जिससे मैं हर्ट हुआ या राधिका हर्ट हुई हो, उसकी चर्चा आज के बाद नहीं होगी। दूसरा कदम हमने ये उठाया कि दिन भर में यदि ऐसी कोई घटना घटती है जिससे मैं हर्ट होता हूँ या राधिका हर्ट होती है, तो रात को सोने के पहले एक दूसरे को बता देना है कि किसकी कौन सी बात हर्ट हुई है। पर बात करते वक्त, बताते वक्त आपको शांति से बताना है, सकारात्मक शब्दों के साथ बताना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि बताते वक्त आप उत्तेजित हो सकते हैं, तो अपनी बात आप लिख कर दीजिए सामने वाले को। रात को आपको शेयर करके ही सोना है। यदि रात में आपने शेयर नहीं किया तो सेकेंड डे न तो आप शेयर कर सकते हैं, न सफाई पेश कर सकते हैं। रात गई, बात गई, नो कैरी फॉरवर्ड है। लिखते हैं केशव कि हमने इस नियम का बहुत ही शिद्दत से पालन किया। कई बार ऐसा होता, रात को लेट आते, सुबह जल्दी उठना होता, फिर भी कोई दिन भर में घटना घटी है जिससे मैं हर्ट हुआ या राधिका हर्ट हुई, हम शेयर करके ही सोते हैं और पिछली कोई भी बातों की चर्चा नहीं होती है। नतीजा ये कि वही उत्साह भरा वातावरण हमारे घर में वापस लौट आया। दिन प्रतिदिन मेरी और राधिका की बॉन्डिंग बढ़ती चली गई। लिखते हैं केशव कि हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं, फिर भी यदि आप हमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम न्यूली मैरिड कपल की तरह घूमते रहते हैं, हवाओं में बाहें थामे हुए हैं। केशव लिखते हैं कि मैंने तो ये फॉर्मूला अपनी पत्नी के साथ अपनाया, नो कैरी फॉरवर्ड। आप अपने बाकी रिश्तों में भी अपना सकते हैं। सास बहू, दौरानी जिठानी, फ्रेंड्स, किसी के साथ भी, ताकि बारंबार मूड अपसेट होने से बचा जा सके। कि कल्याणी ने अपने मूड को सही रखने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई। कल्याणी लिखती है कि उस दिन शुक्रवार का समय था, शुक्रवार का दिन था। चूंकि शनिवार रविवार हमारी ऑफिस की छुट्टी होती है, इसलिए शुक्रवार को हमें बहुत सारा काम पूरा करना होता है। उस दिन भी मुझे ढेर सारे काम पूरे करने थे। उन कामों को पूरा करते करते कब शाम हो गई, ऑफिस का काम पूरा, ऑफिस का समय पूरा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं ऑफिस से निकली घर के लिए। जब मैं ऑफिस से घर के निकली, थकी हुई थी और कुछ मेरा मूड भी अपसेट था। मैं ऑफिस से निकलकर मेन रोड पर पहुंची, टैक्सी पकड़ी घर के लिए। मेरी ऑफिस और घर के बीच, लिखती कल्याणी, रास्ते में समुद्र पड़ता है। जब टैक्सी समुद्र किनारे से आगे बढ़ रही थी, मेरे मन में विचार आया कि मूड मेरा अपसेट है, थोड़ी देर यदि समुद्र किनारे टहल लेती हूँ तो शायद मुझे कुछ अच्छा लगे। ये सोचकर मैंने टैक्सी रोकी। टैक्सी से बाहर निकली, ठंडी बहती हवा ने मेरा स्वागत किया। मुझे कुछ अच्छा लगने लगा। मैंने सामने देखा ढलता हुआ बड़ा सारा नारंगी रंग का सूरज। उसे देखकर भी मुझे कुछ अच्छा महसूस हुआ। समुद्र किनारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनकी किलकारियों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। ये चीजें भी मुझे, मेरे मन को भा रही थी। मैं आगे बढ़ी, समुद्र किनारे पहुंची, पानी में जाकर खड़ी हो गई।
समुद्र के ठंडे पानी की लहरें आती, मेरे पैरों को छूती चली जाती। अब मुझे और अच्छा महसूस होने लगा। कुल मिलाकर अब मुझे अच्छा लग रहा था। उस ठंडे पानी का आना, छूना, बच्चों के किलकारियाँ, ठंडी हवा का बहना, ढलता सूरज, ये सारा वातावरण मुझे भीतर से अच्छा महसूस करवा रहा था। पर ये अच्छा महसूस होना बहुत देर तक टिका नहीं, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड साइड से, मैं किनारे पे, समुद्र किनारे खड़ी थी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड से 10-12 साल की लड़की दौड़ती हुई आई और मुझे धक्का देकर आगे चली गई। वो तो अच्छा हुआ मैं बच गई, अन्यथा मैं कीचड़ में गिर जाती। मैंने गुस्से से उस लड़की की ओर देखा तो पाया कि 15-20 कदम आगे जाकर वो रुक गई थी। जो ही उसे रुका हुआ देखा, मैं गुस्से में तो थी, भागी उस ओर उसे 4 बातें सुनाने के लिए। जब मैं नजदीक पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पर पहले से ही एक 50 साल का व्यक्ति बैठा हुआ था। ये 10-12 साल की लड़की, इनकी आपस में बातें हो रही थी। मैंने सोचा कि इनकी बातें जब पूरी हो जाएगी तब मैं इसे 4 बातें सुनाऊंगी। मैंने सुना कि वो लड़की जो 10-12 साल की थी, जो व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था 50 साल का, उस पर जोर से चिल्लाई कि पापा, आपको पता है ना कि ये जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सख्त नापसंद है, फिर भी आप इधर रोज क्यों आते हैं? मेरे इतना मना करने के बाद भी आप रोज इधर क्यों आते हैं? जोर से चिल्लाई। मुझे इस जगह सख्त नापसंद है, मेरे मना करने के बाद भी आप इधर क्यों रोज आते हैं? बदले में देखा उस व्यक्ति ने चश्मा पहन रखा था। चश्मा उतारा, उसकी आंखें गीली थी। भर्राए गले से बोला कि बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह सख्त नापसंद है, पर मैं इस जगह को नापसंद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर पड़ी मिली थी। मैं मानता हूँ कि जब सुनामी आया था तो इस समुद्र की तूफानी लहरों ने मेरे पूरे परिवार को निगल दिया, तुम्हारे पूरे परिवार को निगल दिया। पर मैं कैसे भूल सकता हूँ कि इसी समुद्र किनारे तुम बेहोश अवस्था में हमें पड़ी मिली थी। जब मेरी नज़र और बचाव दल की नज़र तुम पर पड़ी, हम झट तुम्हें उठाकर नज़दीक के अस्पताल में ले गए और 24 घंटे के लंबे अंतराल के बाद जब तुम्हें होश आया, तब मुझे जीने का सहारा मिला। तुम न होती तो शायद आज मैं जिंदा ही नहीं होता। कहते कहते वो रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू देख उसकी बेटी भी रो पड़ी। उन दोनों की आंखों में आंसू देख कल्याणी लिखती है, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे भीतर से गिल्ट भी महसूस हो रहा था कि मैंने उनकी पर्सनल बातें सुनी। मैंने धीरे धीरे अपने कदम पीछे किए, मेन रोड पर आई, टैक्सी पकड़ी घर पहुंचने के लिए। लिखते कल्याणी कि जब मैं टैक्सी में बैठी हुई थी, मेरे जेहन में समुद्र किनारे घटी घटना घूम रही थी और बारंबार ये विचार चल रहा था कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी कैसे कोई व्यक्ति ईश्वर का आभार प्रकट कर सकता है। उस व्यक्ति के पूरे परिवार को उस समुद्र ने निगल लिया। इसके बावजूद भी वो रोज वहां आता है उसका धन्यवाद करने के लिए कि उसे रिटर्न में बेटी दी। लिखते कल्याणी, मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर ने मुझे कितना कुछ दे रखा है, पर क्या कभी मैंने उसका आभार प्रकट किया क्या?
हमेशा शिकायत ही करती रहती हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। उस दिन लिखती कल्याणी, मुझे जबरदस्त सबक मिला और मैंने अपने आप से वादा किया कि मुझे रोज रात सोने के पहले जो कुछ ईश्वर ने दे रखा है उसका आभार प्रकट करना है। लिखती कल्याणी आगे, यकीन मानिए जब से मैंने ईश्वर का आभार प्रकट करना शुरू किया, नियमित मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। जहां मैं हमेशा शिकायतें करती रहती, आज मैं आभार की बदौलत 7 स्टार जीवन जी रही हूं। कल्याणी तो कह दिया, बता दिया अपने 7 स्टार लाइफ का रहस्य, नियमित आभार प्रकट करना। आभार की बाबत अध्यात्म गुरु दादा JP वासवानी बहुत सुंदर बात लिखते हैं। लिखते दादा कि ईश्वर ने हम पर कितने नियामतें बरसा रखी है और हमें इसका एहसास भी नहीं है। हम तो बस शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, और चिंताग्रस्त तनावग्रस्त हो जाते हैं। लिखते हैं दादा JP वासवानी कि जो भी व्यक्ति तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त, परेशानियों से भरा हुआ, समस्याओं से भरा हुआ मेरे पास आता है, मैं उसे एक ही बात कहता हूं, काउंट योर ब्लेसिंग्स। न सिर्फ काउंट करो बल्कि लिखो, लिस्ट बनाओ। तब एहसास होगा आपको कि उसने कितनी नियामतें बरसा रखी है। एवज में धन्यवाद शब्द भी आपको छोटा महसूस होगा। अध्यात्म गुरु दादा JP वासवानी एक बहुत सुंदर प्रसंग की चर्चा करते हैं आभार की बाबत। लिखते हैं कि तीर्थ यात्रियों का एक समूह पहाड़ों पर यात्रा कर रहा था। यात्रा लंबी थी, थकावट भरी थी, रास्ते संकरे थे, फिसलन भरे थे, खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। जो भोजन उनके पास था वो भी खत्म होते जा रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, समस्याओं से भरे हुए, परेशानियों से भरे हुए। ऐसे में निर्णय लिया गया कि आज रात जिस धर्मशाला में रुकेंगे वहां एक मीटिंग बुलाई जाएगी, ताकि जो जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जो परेशानियां, उस पर चर्चा हो, उससे बाहर कैसे निकले। रात हुई, एक धर्मशाला में सारे तीर्थयात्री रुके। सारे नीचे आग जलाई गई, ठंड का समय था। उसके किनारे गोल सारे के सारे बैठ गए कि अपनी समस्याएं बताएंगे। अभी गोल घेरा बना के आग ताप ही रहे थे, बैठे ही थे कि उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला कि हम सब अपनी अपनी समस्याएं बताना शुरू करें। उसके पहले ईश्वर का आभार तो प्रकट कर लें कि यात्रा लंबी थी, थकावट भरी थी, खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी, रास्ते सकने थे, फिसलन भरे थे, भोजन समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद भी हम जिंदा हैं, सही सलामत हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। यहाँ पर आकर आभार तो प्रकट कर देवे उसका। लिखते हैं दादा JP वासवानी कि उस व्यक्ति का इतना भर कहना था कि सारे के सारे आभार व्यक्त करने में व्यस्त हो गए। किसी ने भी समस्याओं का जिक्र नहीं किया। आभार में इतनी ताकत है कि वो आपको
जीवन का सकारात्मक मोड़ देखने पर मजबूर कर देता है। आभार की तुलना दादा जेपी वासवा ने अफ्रीका में पाए जाने वाले एक फल से करते हैं। अफ्रीका में एक फल पाया जाता है, नाम है उसका टेस्टी बेरी। उसकी खासियत है उस फल की कि जब आप उस फल को खाते हैं, उसके बाद, उस फल खाने के बाद आप कितना भी कड़वा, कितना भी तीखा, कितना भी कसेला खा लीजिए, आपको मीठा ही लगेगा। आभार की भी वही अवस्था। यदि आभार की आदत पड़ गई, कितनी भी समस्याएं, परेशानियां आपके सामने से निकलती जाएगी, आपको छू भी नहीं पाएगी। आभार की बाबत शास्त्रों में भी एक कथा का वर्णन आता है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से मिलने विष्णु लोक जा रहे थे, पृथ्वी लोक से होते हुए। ब्रह्म मुहूर्त में घर से रवाना हुए, चलते चलते विष्णु लोक जाने के लिए रास्ते में समुद्र पड़ा। दोपहर का वक्त था, ऊपर तपता सूरज, नीचे तपती रेत। ऐसे में उन्होंने देखा कि सामने से एक पक्षी बेचारा फुदक फुदक कर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके तलवे जल रहे थे। नारद जी को उस पक्षी को देखकर बड़ी दया आई। उसके पास पहुंचे और बोले कि क्यों इतनी तपती धूप और तपती रेत में तपते हो? यहां से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर घना जंगल है, क्यों नहीं वहां चले जाते? घने वृक्ष, फलों से लदे हुए, फूलों से लदे हुए, क्यों तपती धूप में तपते हो? मत तपो। पक्षी का कहना था कि नारद जी, मेरा जन्म यहीं पर हुआ और सुबह और शाम का समय तो बहुत आसानी से कट जाता है, परेशानी सिर्फ दोपहर के वक्त होती है। यदि घने जंगलों में जाता हूं, पता नहीं मेरा मन लगे कि नहीं लगे। लेकिन नारद जी को उस पक्षी पर बड़ी दया आ रही थी। बोले, ऐसा है कि मैं भगवान विष्णु से मिलने विष्णु लोक जा रहा हूं, तुम्हारी भी कोई अर्जी है तो बता दो, लगा दूंगा, पूरी हो जाएगी। पक्षी का जवाब था कि नारद जी, यूं तो ईश्वर का दिया हुआ सारा कुछ मेरे पास है, आप सिर्फ इतना कह दीजिए विष्णु भगवान से, भगवान विष्णु से, कि यहाँ पर एक छोटे से पेड़ की व्यवस्था कर देवे, ताकि जब तपता सूरज हो, तपती रेत हो, उस पेड़ पर तनिक मैं विश्राम कर सकूं। बोले, इतनी सी बात? मेरा प्रभु तो पलक झपकते ही व्यवस्था कर देगा। आगे बढ़े विष्णु लोक की ओर, नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए पहुंचे। भगवान विष्णु से बातों का आदान प्रदान हुआ। फिर पक्षी की एप्लीकेशन धर दी कि भगवान एक छोटे से पेड़ की व्यवस्था कर दीजिए। क्षण भर के लिए भगवान विष्णु ने आंखें बंद की, खोली और कहा, नारद जी, ऐसा है कि उस पक्षी के भाग्य में एक पत्ते जितनी छांव भी नहीं है, पेड़ कहां से दूं? मैं भी मजबूर हूं, जब भाग्य में नहीं तो नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि तुम सिफारिश लेकर आए हो, तो एक उपाय बताता हूं ताकि उस पक्षी को सुविधा हो। कहा कि जब तपता सूरज हो, तपती रेत हो, उस पक्षी से जाके कर दो कि कुछ देर एक पैर पर खड़ा रहे, कुछ देर एक पैर पर खड़ा रहे, ताकि एक एक पैर को आराम मिलता रहे। और उस पक्षी से कहो, जो कुछ तुम्हें ईश्वर ने दे रखा है उसका निरंतर आभार प्रकट करते रहो, जीवन सफल हो जाएगा। नारद जी वापस अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। वही समुद्र, वही रेत, वही पक्षी। जो ही उस पक्षी ने नारद जी को आते हुए देखा, झटपट पहुंचा कि मेरी एप्लीकेशन अर्जी दी क्या भगवान विष्णु के दरबार में? बोला, दी थी भैया। वहां जवाब था कि तुम्हारे भाग्य में पत्ते जितनी छांव भी नहीं है, पर उपाय बताया है कि तपता सूरज हो, तपती रेत हो, कुछ देर एक पैर पर खड़े रहो, कुछ देर एक पैर पर खड़े रहो, और ईश्वर ने तुम्हें जो कुछ भी दे रखा है
उसका धन्यवाद आभार प्रकट करते रहो। संदेश देकर नारद जी गंतव्य की ओर रवाना हो गए। कुछ ही समय बीता होगा कि नारद जी को उस पक्षी की याद आने लगी कि जाकर देखें क्या अवस्था, क्या व्यवस्था। तपता सूरज तपती रेत। जब समुद्र किनारे पहुंचे दंग रह गए। दूर से देखा घना वृक्ष, फलों से लदा हुआ, फूलों से लदा हुआ। वो पक्षी उस पर झूम रहा है, मंडरा रहा है। खुश हुए पक्षी को देखकर, पर भीतर दुख भी हुआ कि भगवान ने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे झूठ क्यों बोला। उस पक्षी के पास गए, उससे राम रमी की, वहीं से विष्णु लोक की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, झट बोल पड़े, भगवान आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। आपने मुझसे कहा था कि उस पक्षी के भाग्य में एक पत्ते जितनी छांव भी नहीं है। मैं अपनी आंखों से घना वृक्ष, फलों से लदा हुआ, फूलों से लदा हुआ देख कर आया हूं। भगवान विष्णु का उत्तर था कि नारद जी ऐसा है कि तुमने जब जाकर उस पक्षी से कहा कुछ देर एक पैर पर खड़े रहो, कुछ देर दूसरे पैर पर खड़े रहो, और जो कुछ तुम्हें ईश्वर ने दे रखा है उसका धन्यवाद करते रहो। उस पक्षी ने मेरा इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया, इतना धन्यवाद किया कि जो कुछ उसके भाग्य में नहीं था वो भी देने के लिए मैं मजबूर हो गया। ये है आभार की ताकत। अध्यात्म गुरु दादा JP वासवानी कहते हैं कि 3 विशेष कारण हैं जिनकी वजह से बारंबार हमारा मूड अपसेट होता है। पहला कारण उम्मीदें, दूसरा वस्तु, तीसरा। पहला कारण उम्मीदें। हमने लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें बांध रखी हैं कि सामने वाला मेरी बात सुनेगा भी, मानेगा भी, मुझे आदर सम्मान भी देगा, मैं छोटा सा भी कोई कार्य करूं प्रशंसा भी करेगा। और जब सामने वाला ऐसा नहीं करता या नहीं कर पाता, हमारा मूड अपसेट हो जाता है। सही है कि नहीं सही है? हाँ। सेकंड कारण, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका, वस्तु रखने का तरीका अलग अलग है। कोई बहुत परफेक्शन के साथ नीट एंड क्लीन काम करता है, ये सामान यहाँ तो यहीं होना चाहिए, हमने यहाँ रखा, बहुआ यहाँ से यहाँ रख दिया। क्या मूड अपसेट है ना? हाँ। जब कोई सच बात कहता तो हंसी आती है। इट इंडिकेट्स कि आप लोग सहमत हैं मुझसे, है ना? हाँ। तीसरा प्लानिंग। अब चूंकि महिलाओं की तादाद यहाँ पर है तो एग्जाम्पल महिलाओं के माध्यम से दे रहे हैं, पर मेरे भाई लोग ये ना समझें कि खाली उनके लिए है। किसी को भी इशारा किया पर संदेश हम दोनों को ही लेना है ना? क्योंकि हम सभी को 7 स्टार लाइफ जीनी है। अब महिला, मेरी बहनें अधिक है इसलिए, और बहनों को किट्टी पार्टी का बहुत शौक होता है। और ये भी निश्चित है जिस दिन किट्टी पार्टी होती है हम दिन में 4-5 बार कम से कम घर के सदस्यों को जतला देते हैं, आज मेरी किट्टी में जाना है, मुझे किट्टी है मेरी, है ना? और 4 बजे का समय अंदाजन 3 से 5, 1 से लेकर 6 बजे का समय इनका होता है किट्टी का, क्योंकि महिलाएं उसी वक्त फ्री होती हैं। 4 से 6 का किट्टी का समय, 2 बजे से दर्पण के सामने तैयार होना, डिजाइनर साड़ी पहनी, ब्रांडेड पर्स उठाया, सैंडल पहना, और कितनी बार तो दर्पण में देख लिया अपने आप को, है ना? और फिर घर से बाहर कदम रखा ही था कि बहू पीछे से आई, माँ जी कहाँ जा रहे हो, घर में बैठो,
मुझे विंडो शॉपिंग के लिए जाना है। मेरे भी घर में 2 बहुएं हैं, सुना ना, डॉक्टर बहुएं। तो हमने सिर्फ इतना कहा है कि बहुएं हैं, आगे कुछ नहीं बोला। हाँ। कदम बाहर रखा, पीछे से आई, मुझे विंडो शॉपिंग पे जाना है। आप घर में बैठिए, मेड भी नहीं आई है बच्चों की, आपको संभालना होगा। ओह, सुबह से मैंने इसे 4 बार कहा किट्टी में जाना है, तब बोल देती। जब मैं 2 घंटे से तैयार हो रही थी तब बोल देती। अब जब कदम बाहर रखा तब आके बोला है। या किसी दिन हमारे मन में आया कि आज मेंदू वड़ा सांबर खाना है या कचौरी समोसा खाना है। हमने कह दिया आज मेरा मन है खाने का। टेबल पे गए तो क्लियर सूप। बहू ने बहुत प्रेम से बोला कि माँ जी मैं डाइट पे हूँ, आपको भी यही मिलेगा। फर्स्ट थॉट आता है वो ये कि मैं कभी मुंह से बोलती नहीं हूँ कि मुझे खाना है, जो मिलता है चुपचाप खा लेते हैं। और इनको जब खाना होता है तो बनवा लेते हैं, मंगवा लेते हैं। पहली बार बोला वो भी नहीं ध्यान रहा। कितना कितना मूड अपसेट है ना। अभी तो हंस रहे हो, उस वक्त तो अपसेट हो जाते हो। हाँ, अब देखिए जरा सा, अभी आपको उत्तर देते रहना है। यहाँ से आपको वॉच की CCTV कैमरा वॉच कर रहा है, क्योंकि लिफाफा आप तक पहुँचना है ना। हाँ, मूड अपसेट का क्या क्या असर, वॉट यू आर पेइंग द प्राइस फॉर योर अपसेट मूड। देखिए जरा सा, सबसे पहले आपके चेहरे की चमक गायब होती है। जिस व्यक्ति का मूड अपसेट है, सामने से हमको पता चल जाता है, देखते से ही उतरा हुआ चेहरा देखकर हम समझ जाते हैं। और क्या पूछते, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये सोफिस्टिकेटेड वे है पूछने का। कितना भी फेशियल करवा लीजिए, अपसेट मूड में चेहरे की आपकी चमक गायब होगी। सहमत है कि नहीं मेरी बहनें? सहमत है। आज तक हमारी धारणा ये थी कि उम्र के साथ हमारी याददाश्त कमजोर होती है। ये मिथ है। जिस तरह उम्र के साथ हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। पर देखिए ना, इधर बैठे हैं आप लोग ही कहोगे कि ऐसे महिलाएं आती है हमारे पास और बोलती है आजकल याददाश्त कम होती जा रही है, ऐसा कोई उपाय बताइए मेमोरी अच्छी हो जाए, है ना। बट सर्टन घटनाएं सासू माँ ने ऐसे बोला था 50 साल पहले, अच्छे से याद है। ननद ने ये बोला था, अच्छे से याद है, वर्ड टू वर्ड याद है। उसने क्या पहन रखा था, मैंने क्या पहन रखा था, वो भी याद है। आपको 25 साल पुरानी बात याद है, पर 25 सेकंड पहले की बात याद नहीं है। मतलब याददाश्त अच्छी है ना आपकी? हाँ, हाँ। अभी ध्यान से सुनिए, लाइटली मत लीजिए। नलिनी स्वरूप ने जिस दिन हमारी बुकिंग की थी, ये डेट दिया था, डेली मैसेज, ये रोटरी क्लब है दीदी, यहाँ हाईली एजुकेटेड लोग आते हैं, अपने विषय की तैयारी अच्छे से करके आना। डेली हमने कहा अच्छे से मुझे पता है कि रोटरी क्लब है, यहाँ हाईली एजुकेटेड लोग हैं। पर सहमत है ना अभी तक जो सुना आपने उससे? एक जन ने हाँ बोला था, मैं एग्री। एक ने हाँ, हाँ बहुत प्रेम से कर देंगे लाई भाई जी ने, इनका लिफाफा पक्का। हाँ। वो पीछे से पूछ रहे हैं कि एक के बोलने से कैसा पक्का बोला आपने? बता दें आपको कि जब इतने बड़े तपेले में चावल पकाते हैं, पकने के बाद एक ही चावल चेक करते हैं और सारे चावलों को घोषित करते थे पक गया। जब आपका मूड अपसेट होता है, यहां पर केमिकल सिक्रेशन होता है।
उसका असर हमारी याददाश्त पर होता है। देखिए, जब मूड अपसेट है, कोई सामान आपसे मांगा जाता है, आप क्या बोलते हैं? मेरा मूड नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ रखा है, याद ही नहीं आ रहा। आपको सामने रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती। Am I right? तो आपके मूड का असर आपकी याददाश्त पर। लाइटली मत लीजिए। आपको ये जो प्रवचन टॉक चल रहा है, ये हमने नारायण शास्त्र से लिया है। कौन से शास्त्र से लिया है? नारायण शास्त्र। और नारायण शास्त्र क्या है बताते हैं आपको। जितने भी ग्रंथ इस पृथ्वी पर है, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, पुराण, अन्य ग्रंथ, पुराण, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, इन शास्त्रों का सार निकाला गया कि क्या कहते हैं ये। और जब इनका सार निकाला गया तो एक नए ग्रंथ की रचना हो गई, जिसे कहते हैं नारायण शास्त्र। उसमें से एक टॉपिक उठाया गया है, उसके शास्त्रों की बातें पहुंचा रहे हैं आप तक। आपकी याददाश्त पर असर होता है कि नहीं होता है ना? हाँ। चेहरा उतरा, आपकी याददाश्त पर असर। नीचे नीचे आते हैं। यदि बहुत समय तक मूड अपसेट रहा तो यहाँ काले काले घेरे, बराबर है ना? हाँ। और नीचे आए, आपका जब मूड अपसेट है, आपको 56 भोग भी धर दिए जाएं, आपको स्वाद आता है क्या? मुझसे खाया ही नहीं जाएगा, गले से उतरेगा ही नहीं। और यदि मारवाड़ी लोग इधर बहुत हैं तो गले में डुच्चा लग रहा है, खाया नहीं जा रहा है ना, उतरेगा नहीं। यहां भी उस केमिकल सिक्रेशन से ये भी जगह से उड़ जाती है। ये सिक्रेशन नीचे उतरा, शरीर अपसेट, बिल्कुल भी आपके शरीर में फुर्ती नहीं होती, राइट है ना? ये तो आपकी तन की अवस्था हो गई। अब ध्यान से देखिएगा जरा सा, ये तो आपकी तन की अवस्था। सहमत है क्या? है ना? हाँ। अब ये जो तरंगे सी केमिकल सिक्रेशन बॉडी में गया, ये तरंगे चली, यही तरंगे अदृश्य रूप से शरीर के बाहर भी निकलती है, आपकी पूरी ऑरा को कवर कर लेती है ना? फिर नो एंट्री फॉर सुख, शांति, समृद्धि। ये तरंगे इतनी तीखी है कि जो चीजें, जो व्यक्ति, जो वस्तु आपके भाग्य में है, उन्हें भी आपके नजदीक आने नहीं देती। आप इस पे से अंदाजा लगाएं ना कि जो भी व्यक्ति सुसाइड करता है, उसका मूड सही होता है क्या? ये तरंगे चलती है वो हर्ट की इतनी हद तक कि उसे सही गलत की भी समझ नहीं होती। सोचिए तरंगे कितनी। ये न तो उस व्यक्ति को, न उस वस्तु को आपके नजदीक आने देती है जो आपके भाग्य में है, जिसके लिए आप एफर्ट भी डाल रहे हैं, पर ये इतना ब्लॉक कर देती है पूरा। फॉर एग्जाम्पल, घर के पति का मूड अपसेट है, पत्नियां इधर बैठी है, हिम्मत होती है क्या उनके पास जाने की? वो तेरे पापा का मूड ठीक नहीं है, ठीक होगा जब नजदीक जाएंगे। हम तो सच, पर ये तरंगे नजदीक नहीं आने देती। या पत्नी का मूड ठीक नहीं तो हिम्मत है क्या जाके दिखाने की? बताओ चलो नजदीक। तेरी माँ का मूड ठीक होगा तब बात करेंगे, है ना? ये तरंगों का असर है। सहमत है? हाँ तो हाथ हिलाइए। यस। ये कारण तो बताए अध्यात्म गुरुदादा JP वासवानी ने कि 3 विशेष कारण जिसकी वजह से हमारा मूड बारंबार अपसेट होता है। बाकी छोटे छोटे कारण इनसे जुड़े हुए हैं, पर ये 3 विशेष कारण हैं। अब अध्यात्म गुरु राघव क्या कहते हैं
कि ऐसा क्या करें कि मूड हमेशा सही रहे। अध्यात्म राघव कौन? जिन्होंने नारायण शास्त्र की रचना की। पहला कारण उम्मीदें, है ना। अब तक हमने दूसरों से उम्मीदें बांध रखी थी, मेरी बात सुने, माने, मुझे देवे मान सम्मान प्रशंसा। देना शुरू कर दीजिए। यदि आपको हमेशा अपना मूड सही रखना है तो जिस क्षण जो व्यक्ति आपके नजदीक है, आपके पास है, इसके लिए मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ कि इससे सुख मिले, इससे खुशी मिले। आजीवन आपका मूड अपसेट नहीं होगा। अब तक मांग रहे थे, देना है ना। इस बाबत बहुत सुंदर बात कि एक पहुंचे हुए संत लिखते हैं कि एक बार मेरी मीटिंग थी डॉक्टर अब्दुल जे कलाम के साथ में। मीटिंग बिल्डिंग के तीसरे माले पर थी। हमारी मीटिंग पूरी हुई, उन्हें भी फ्लाइट पकड़कर बॉम्बे पहुंचना था, हम दिल्ली में थे, और मुझे भी अपने प्रवचन के लिए दूसरी जगह जाना था। हम जो ही कमरे से बाहर निकले, लाइट चली गई, लिफ्ट बंद हो गई। 3rd फ्लोर पर हम थे। जो ही पता चला लिफ्ट बंद हो गई, डॉक्टर अब्दुल जे कलाम झट सीढ़ियों से उतरने लगे। फटाफट 3 माला उतर गए। बोला वो 75 प्लस, मैं 40 साल का, मैं एक कदम उतर रहा था और वो झट नीचे उतर गए। मैं देखकर दंग रह गया कि इस उम्र में इतनी फुर्ती। 1 सेकंड भी नहीं सोचा कि 3 माला उतरना है मुझे। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा कि आपकी फुर्ती का रहस्य क्या है इस उम्र में भी? मुस्कुराते बोले बस कुछ नहीं, जिस क्षण जो व्यक्ति मेरे साथ होता है, मेरा दिमाग खाली इस पर चलता है कि मैं ऐसा क्या करूं इससे सुख मिले, इससे खुशी मिले। तो आज तक मुझे चाहिए, देना शुरू कर दीजिए। आजीवन आपका मूड सही रहेगा। सहमत है? सेकंड, काम करने का तरीका, वस्तु रखने का तरीका। मुझे सामान यहीं पर पसंद है, व्यवस्थित तरीके से पसंद है, बहू ने आया उठा के रख दिया। लिखते हैं अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव कि शेक्सपियर लिखते हैं कि दुनिया एक रंगमंच है, स्टेज है, और हम सब यहाँ पर अपना अपना रोल निभाने के लिए आए हैं। हमें इतना भर करना है, अपना रोल निभाना है और चले जाना है। लिखते हैं राघव कि यदि हम इस तरह का जीवन जीते हैं, हमारा मूड अपसेट नहीं होगा। पूछते हैं राघव कि यदि समझिए आप स्टेज पर एक्ट कर रहे हैं, आपने एक ड्रामा में हिस्सा लिया है, आप अपना रोल स्टेज पर अदा कर रहे हैं, पीछे से दूसरा साथी कलाकार आया, उसने आपके लिए गलत शब्दों का उच्चारण किया, आप डिस्टर्ब होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है वो अपना रोल निभा रहा है और मुझे अपना रोल निभाना है, इस कदर निभाना है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे मिले। हम सब, लिखते हैं राघव, कि हम सब यहाँ पर अपना अपना रोल निभाने के लिए आए हैं। हमें अपना रोल सही तरीके से निभाना है और चले जाना है। और आप डिस्टर्ब इस बात को सोचकर भी नहीं होंगे यदि इस बात का आपको एहसास हो जाए कि जिस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में ग्लानि है, उसे भी ईश्वर ने उस रोल के लिए भेजा है, चुना है। लिखते हैं राघव कि हम झट दूसरों पर दोषारोपण कर देते हैं, पर अपसेट हम कब अधिक होते हैं? जब हम अपना ही रोल सही तरीके से नहीं निभाते।
जो रोल हमें मिला है, माँ का है, पिता का है, भाई का है, बहन का है, बेटे का है, बहू का है, मासी का है, नानी का है, दादी का है, जब ये रोल हम सही तरीके से नहीं निभाते तब हम बारंबार अपसेट होते हैं। हमें सही तरीके से रोल निभाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? यदि ऐसा लगता है कि जो रोल मुझे मिला हुआ है, हमें भीतर से पता होता है कि हम सही तरह से नहीं निभा रहे हैं, तो बहुत सुंदर प्रार्थना दी गई नारायण शास्त्र में कि जब आप रात को सोते हैं, अपना लेफ्ट हैंड हार्ट चक्र पर रखिए, राइट हैंड उसके नीचे रखिए। सोने के ठीक पहले लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे। लेटते हुए नारायण, जो रोल मुझे तूने निभाने के लिए यहाँ भेजा है उससे मैं सही तरीके से निभा सकूं, उसके लिए मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। हफ्ते भर के भीतर आपको अपने भीतर परिवर्तन महसूस होगा। और साथ ही साथ परिवार से कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। वाह, कितने बदल गए हो तुम, कितने अच्छे हो गए हो, है ना। अब तीसरा आया प्लानिंग। हमारी प्लानिंग थी किट्टी पार्टी जाने की। पीछे से बहू आई, माँ जी घर में बैठो, ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आ गया जो आगे कहने जा रहे हैं। इसी क्षण जीवन तर जाएगा, इसी क्षण। हम कहते हैं ना कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है ना, उसी की सत्ता चलती है। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। डोर उसके हाथ में है, पर अक्सर वो ये डोर आपके हाथ में देता है जब आपको लगे कि मेरे अनुकूल चीजें हो रही है, तो यानी सत्ता उसने आपके हाथ में दे दी है। जब मेरे प्रतिकूल हो रहा है, मतलब सत्ता उसके हाथ में है। या तो मेरे मन का होगा या उसके मन का होगा, है ना। समझना बाकी, समझ जाएंगे तब ताली जोर से बजाइएगा। तो नारायण, एज पर नारायण शास्त्र, बाकी शास्त्र कहते हैं कि खाली उसकी चलती है। नारायण शास्त्र कहता है कि सिर्फ दो व्यक्तियों की चलती है, एक वो, एक आप। जब आपको लग रहा है मेरे अनुकूल है, मतलब सत्ता आपकी चल रही, यू आर वेरी हैप्पी। और जब आपके विपरीत चल रहा है तो मतलब सत्ता उसके हाथ में है। और जब उसके हाथ में सत्ता होती है तो इमीडिएट बोल दीजिए कि मेरी तो सोचने समझने की क्षमता बहुत कम है, सत्ता उसके हाथ में है, पर नतीजा मेरे फेवर में ही होगा। सत्ता चाहे उसके हाथ में है, पर नतीजा मेरे फेवर में ही होगा। अब देखिए ना, कितने सारे ग्रंथ इस पृथ्वी पर है ना, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, वेद, पुराण, कितने सारे ग्रंथ हैं। इतने सारे ग्रंथों में से दो ग्रंथ बेहद प्रचलित हैं। कौन से? रामायण और भागवत। इसमें से यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाए, हम में से अधिकांश लोग उत्तर दे सकते हैं, है ना। बाकी वेद पुराण में से तो शायद हमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, है ना। अब देखिए, इसी की चर्चा करते हैं। गीता सार क्या है? पहली लाइन क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। कौन कह रहा है ये? भगवान श्री कृष्ण। आज तो उसी के दरबार में बैठे हुए हैं, है ना। वेरी नाइस। एक ने ताली बजाई, वो लिफाफा ले जाना।
और रामायण में लिखा है कि भगवान के हर विधान में मंगल छिपा हुआ है, मंगल भरा हुआ है, मंगल से ओतप्रोत है। मीनिंग इज वन एंड द सेम। अलग है क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, आगे भी अच्छा ही होगा। और ये कहते हैं भगवान राम कि उसके हर विधान में मंगल छिपा हुआ है, मंगल भरा हुआ है। एम आई राइट? पता है ना आप लोग को? वन एंड द सेम। कितना अच्छा उसने इशारा किया है, हमें समझना पड़ेगा। देखिए जरा सा, जब तक घटना हमारे अनुकूल है वी आर वेरी हैप्पी, जो ही प्रतिकूल हुई डिस्टर्ब होते हैं, है ना। अब ये घटना समझो हमारे प्रतिकूल हुई, ध्यान से सुन लीजिए। जितना इसके बारे में सोचेंगे, जितना इसके बारे में चर्चा करेंगे, मुझे ये परेशानी, ये तकलीफ है, ये समस्या है, आप इसको बढ़ा रहे हैं, साइज बड़ी कर रहे हैं। जब वो कहता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा, आगे भी अच्छा होगा, ग्रीन पेन देना जरा सा। यहाँ पे वो अच्छे की व्यवस्था किए बैठा है, पर आप चर्चा करके इसे इतना बड़ा कर देते कि दिखाई नहीं देता आपको। है ना। जब घटना घटी आपके विपरीत, आपके प्रतिकूल, आपने सिर्फ इतना सोच लिया कि उसने लिखा है ग्रंथों में कि सब कुछ मेरे मंगल के लिए हो रहा है, जो कुछ हो रहा अच्छा हो रहा है, ये साइज छोटा 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 गायब, और ये आपके पास। इज इट क्लियर? है ना। अब बहू ने आपको रोका किट्टी पार्टी में जाने से, आपका मन था किट्टी पार्टी जाने का, पर उस क्षण आपका घर में रहना जरूरी था। मन था कचौरी समोसा खाने का, पर सामने सूप आया। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि मन तो मेरा था कचौरी समोसा खाने का, पर इस क्षण इस तन की रिक्वायरमेंट थी वो बॉइल्ड सूप जो तूने भेज दिया। धन्यवाद कर दीजिए, अगली डिश निश्चित कचौरी समोसा ही आएगी, निश्चित है। अब ऐसे में देखिए आपका मूड अपसेट होगा क्या? बताइए मुझे, है ना। अब मूड सही रहे तो सबसे पहले क्या होता है? चेहरे पर स्माइल होती है, चेहरा चमक रहा होता है बिना फेशियल किए ही, फर्स्ट थिंग, है ना। हाँ, आप देखिए इतनी शरीर में फुर्ती होती है हमारे जब मूड सही होता है ना। ये जो केमिकल सिक्रेशन होता है, ग्रीन पेन, मूड सही है, केमिकल सिक्रेशन जिसके वजह से चेहरे पर चमक आती है, याददाश्त आपकी बढ़ती है। सहमत है क्या? है ना। हाँ हाँ, चेहरे पर मुस्कान। आपको ऐसी अवस्था में चटनी रोटी भी खिलाई जाए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। बोलो ना रे, खाली 4 लोग गर्दन हिला रहे हैं, है ना। हाँ, ये शरीर में गए, शरीर में हमारे फुर्ती है ना। इन तरंगों में इतनी सामर्थ्य है, ध्यान से सुनिएगा, कि जिसके डॉक्टर ने कह दिया असाध्य रोग है, ठीक हो ही नहीं सकता, ये तरंगे उसे ठीक करती है। इतनी सामर्थ्य है। अभी तक तो हमको इतना ही पता था कि संजीवनी बूटी का काम करती है, असाध्य रोगों को भी ठीक कर देती है। हम एकांतवास में लगभग 4-5 साल पहले की बात है, एकांतवास में गए हुए थे। जिस स्थान पर रुके हुए थे उसके बगल एकांत था, सारे बंगले थे, काले लोनली बंगले बने हुए थे। एक में हम रुके हुए थे और सेकंड डे हमने देखा बगल वाले बंगले में 7 सन्यासी, वो मुंह पे समाये वो बांध के रखते हैं, जैन साध्वी बगल वाले बंगले में आके रुके।
और हमारा उनके प्रति बहुत आकर्षण हुआ कि इनसे जाकर बात करें, क्योंकि ये भी आध्यात्मिकता की ओर आगे हैं। तो जो ही समय मिलता मैं उनके पास जाके बैठ जाती। खाली एक दीवार का फर्क था, ये इसमें मैं रुके थे, बगल में वो रुके हुए थे। उनमें जो सबसे सीनियर थी, शी वो 70 ईयर ओल्ड और बहुत उच्च कोटि की साध्वी, बहुत उच्च कोटि की। तो बात करते करते इस विषय पर चर्चा चल पड़ी और हमने कहा कि तरंगे जो प्रवाहित होती है शरीर में, ये असाध्य रोगों को भी ठीक करती है, ये ऐसा। उन्होंने एक सुंदर बात और कही कि न सिर्फ ये असाध्य रोगों को ठीक करती है, बल्कि शरीर में यदि एक अंग, समझो किडनी नहीं है ही नहीं, एक ही किडनी पर काम कर रहे हैं, पर दूसरी किडनी नहीं है, पर दूसरी किडनी जो काम करती वो काम ये तरंगे कर देती है। ये उनका कहना था। इतनी सामर्थ्य है इन तरंगों में, और निश्चित है इस वक्त ये तरंगे आपके शरीर में प्रवाहित हो रही है। अभी देखिए कैसे पता चलेगा आपको। आप जब हॉल में आए, किसी के भी शरीर में कहीं भी पेन था क्या? किस था? अभी दर्द नहीं होगा, खड़े होके बता दीजिए। इधर आओ, जरा सा आगे आओ। हाँ बोलिए, माइक पर बोलिए जरा सा, पता चले रोटरी क्लब वालों को हम सही बोल रहे हैं। और ये दर्द के लिए प्रभा दीदी भी है, उनको मैंने 4 दिन पहले ही मैसेज किया था। सर में दर्द था आपका? हाँ, बहुत फट रहा था। हाँ। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हाँ। और आज मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्लीज मुझे दीदी की शब्दों को सुनना है और दिल तक उतारना है, तो इस दर्द का मैं क्या करूं? हाँ। जो अब इस समय बिल्कुल नहीं है। शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ। दीदी नारायण चावल चेक किया खाली। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। लिफाफा लेके जाना। ये आप लोगों में से हमारे साथ नहीं आए हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि साथ मिलाते और बुलवाते हैं, ऐसा नहीं है। नारायण दीदी, हाँ? नारायण नारायण हाँ। पनवेल से आए हैं। वाह, हेड्स ऑफ है आपको। हाँ दीदी, मैं आई तो मुझे दोपहर से आज बहुत गर्दन में दर्द था। हाँ। और मैं हॉल में बैठ नहीं पा रही थी आपका प्रवचन होने से पहले। मुझे बार बार लग रहा था कि मैं बाहर पेड़ के पास जाके बैठूं, लेकिन अभी इतना देर में मेरा ये पूरा दर्द सिर से गर्दन तक का बिल्कुल अच्छा हो गया। नारायण नारायण। अब बस ये चेन पहुंचनी बाकी है नलिनी जी की तरफ से आपको। शाबाश। बस ये एक्सपेरिमेंट दोबारा भी चावल चेक कर लिया, कंफर्म है। बस समय सीमित है। और भी कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ हाँ बोल लीजिए। हाँ हाँ हाँ। मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ, अगर ठीक नहीं रहा तो रिटर्न आ सकती हूँ। हाँ, फिर यहाँ आने के बाद मैं बैठ सकी। शाबाश, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। वेरी नाइस। बस अभी समय सीमित है, अभी पोर्शन बहुत है, और इतने अच्छे लोगों के बीच बैठकर लग रहा है कि जो हमारा सिलेबस है वो तो मुझे कंप्लीट करना ही करना है, साथ ही साथ अतिरिक्त भी कुछ देकर जाएं जो हाँ। और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप लोगों का सहयोग होगा। और भूख लगे तो बोल देना, बाजू में काउंटर है। हाँ, रेखा जी को जल्दी से आ जाओ, शेयरिंग करनी है। हाँ बस, दिस इज लास्ट वन ना। हाँ, प्रणाम दीदी। नारायण नारायण। हाँ। मैं पिछले 5 सालों से जुड़ी हुई हूँ रेकी से, और मुझे बचपन से माइग्रेन की। हमारे भीलवाड़ा की सेंटर हेड हैं। हाँ, NRSP की। थैंक यू दी। हाँ। तो पिछले 5 सालों से जुड़ी हूँ, और मुझे माइग्रेन की बचपन से ही प्रॉब्लम थी, जब से मैंने अपने आप को जाना। और महीने में कम से कम भी 10 से 15 बार मुझे होता था, एंड इट वाज वेरी हॉरिबल, बहुत एक्सट्रीम वाला था। और समहाउ शादी के बाद भी मुझे थायराइड हो गया था। 5 साल से जब से मैंने रेकी शुरू किया है, बहुत मेहनत भी करी कि कैसे भी पॉजिटिव रहें, वर्ड्स पॉजिटिव बोलें, किसी की गलत बातों को भी रिएक्ट ना करें, लेकिन समहाउ आज ये पोजीशन है कि मेरी माइग्रेन की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम पिछले 2 सालों में एकदम, मुझे याद नहीं आता कि मैंने एक भी टैबलेट खाई होगी उसके लिए। डॉक्टर्स की रिपोर्ट मैं हर 6 महीने में करवाती हूँ थायराइड की, लेकिन डॉक्टर खुद सरप्राइज है कि आपका कहाँ और कैसे चला गया। मैं बोलती हूँ सब नारायण रेकी NRSP का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हाँ,
ये तरंगे जता रही, बता रही कि आप अच्छे मूड में हैं, है ना। जो ये मूड अच्छा हुआ, तरंगे प्रवाहित होना शुरू होता है और ये आपको हील करती। यहाँ पर आपने सामने एग्जाम्पल देख लिया, आपका शरीर और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता चला जाता है। और अब देखिए, ये तरंगे शरीर से जब बाहर निकलती है, आपकी ऑरा को पूरा घेर लेती है चारों ओर। इन तरंगों में वो सामर्थ्य है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो व्यक्ति, जो वस्तुएं आपके भाग्य में नहीं हैं पर आपको चाहिए है, वो इन्हें खींच कर लाती है। ये सामर्थ्य है। वास्तु के विषय में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पर यदि समझो किसी ने कह दिया ये कोना सही नहीं है एज पर वास्तु, नारायण शास्त्र तो हर चीजों को शुभ मानता है, पर यदि अच्छे मूड से आप यहाँ पर खड़े हैं और उस वक्त करवाइए ये वास्तु सही है क्या, वो कहेगा सही है। ये हम आजमा चुके हैं। और किसी ने कहा ये जगह बहुत शुभ है, झगड़ा करके मूड अपसेट होके खड़े हो जाइए, वो कंपास ला के कह देगा ये जगह सही नहीं है। ये असर है हमारी तरंगों का। इज इट क्लियर? कि जो व्यक्ति, जो वस्तुएं आपके भाग्य में नहीं है पर आपको चाहिए है, ये तरंगे खींच कर लाती है। दो चीजें विशेष ध्यान रखें कि यदि डॉक्टर ने आपको चेकअप के लिए कहा है, टेस्टिंग के लिए कहा है, मूड जब सही हो तभी टेस्टिंग करवाइए। रिपोर्ट में अपसेट मूड और मूड अच्छे जमीन आसमान का फर्क है। केमिकल परिवर्तन हो जाता है। बोल दीजिए, वो डॉक्टर ने बोला 3-4 दिन मेरा मूड अच्छा होने के बाद करवाऊंगा, ताकि मेरा मूड और अच्छा हो जाए, रिपोर्ट मेरे अनुकूल आ जाए। दूसरा, एस पर नारायण शास्त्र आपकी भाग्य रेखाएं प्रति पल प्रति क्षण बदलती है। क्या? प्रति पल प्रति क्षण। क्या दिखाओगे उसको, ज्योतिष को? पर फिर भी आपको बहुत फेथ है, जाइए दिखा कर आइए। पर किस वक्त? जब आपका मूड सही हो तब। मूड अपसेट में आप दिखाने के लिए गए, वो कहेगा 7.5 लगी हुई है, पितृदोष है, ये पूजा करवा लीजिए, करवा लीजिए। हकीकत बता रहे हैं, शास्त्रों की बातें बता रहे हैं, व्यासपीठ पर खड़े हैं। और मूड अच्छे में जाइए। अगर राजयोग है, विदेश यात्रा योग है, मर्सिडीज आने वाली है, ओडी आने वाली है, सच्चाई बोल रहे हैं। पर क्या है कि मजाक के तौर पर नहीं बोलेंगे तो आप लोग कैसे में हमसे जुड़े रहेंगे। गंभीर विषय, गंभीर है, पर बहुत लाइटली दे रहे हैं कि भीतर उतर जाए।